हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल रविंद्राज क्लासेस। आप सभी का रविंद्राज क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत। देखो बेटे, ऑप्टिक्स में जो है ना, रे ऑप्टिक्स का एक लास्ट आर्टिकल बचा है, वो है आपका टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। अब हम इसको स्टार्ट करा रहे हैं। तो टेलीस्कोप क्या होता है? जो फार डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, काफी दूरी पर होते हैं, उनको देखने के काम आता है। जो हेवनली बॉडीज वगैरह है, उन सबको देखने के काम आता है। तो ये टेलीस्कोप जो है ना, रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप है। कैसा है? रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। क्योंकि यहाँ पर जो इमेज बन रही है वो किसकी वजह से बन रही है? रिफ्रैक्शन की वजह से बन रही है। तो इस टेलीस्कोप को क्या बोलते हैं? कैसा टेलीस्कोप है ये? रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। देखिए कैसा है भाई, रिफ्रैक्टिंग टाइप। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको, क्योंकि यहाँ पर इमेज किससे बन रही है? आपकी रिफ्रैक्शन से। तो रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। देखिए बेटा, अब क्या है कि ऑब्जेक्ट आपका काफी दूरी पर है, तो हम उसको क्या मानेंगे? इनफाइनाइट डिस्टेंस अपार्ट मानेंगे। अब ये रेज पैरेलल टू क्या आएंगी? प्रिंसिपल एक्सिस होंगी। तो पर यहाँ पर ही क्या है कि मान लीजिए आपका ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, तो पहले तो समझ लीजिए टेलीस्कोप में होता क्या है। टेलीस्कोप में भी आपके दो ही लेंस होते हैं, दोनों कन्वर्जिंग लेंस होते हैं। एक ऑब्जेक्टिव लेंस होता है लार्ज फोकल लेंथ लार्ज अपर्चर का, और दूसरा होता है आपका आई लेंस स्मॉल फोकल लेंथ स्मॉल अपर्चर का। समझ में आ रहा है? तो इसमें क्या होते हैं आपके? इट कंसिस्ट ऑफ टू लेंसेस, टू कन्वर्जिंग लेंस या टू कॉन्वेक्स लेंसेस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? टू कॉन्वेक्स लेंसेज हो जाएंगे। एक क्या होगा आपका? एक ऑब्जेक्टिव लेंस है। ऑब्जेक्टिव लेंस कैसा होता है? लार्ज अपर्चर लार्ज फोकल लेंथ, लार्ज फोकल लेंथ एंड लार्ज अपर्चर। ठीक है बेटा। दूसरा होता है आपका आई लेंस, या आई पीस भी बोल देते हैं इसको। आई लेंस ये क्या होता है आपका? स्मॉल फोकल लेंथ और आपका स्मॉल अपर्चर। ठीक है। अब देखिए बेटे, अब डिस्टेंस क्या है? फार डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देखने का काम आता है, बहुत दूरी पर है, इनफाइनाइट डिस्टेंस अपार्ट है। तो देखिए, जो ऑब्जेक्ट आपका क्या है, इन्फिनिटी पर रखा होता है, तो उसकी इमेज कहां पर बनती है? फोकस पर। तो ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये इसका फोकस है। रेज ऐसे आ रही हैं, क्योंकि काफी दूरी पर लेंस ऐसे है, तो थोड़ा सा इंक्लिनेशन पर आएंगी ये, और कहां पर हो जाएंगी? आफ्टर रिफ्रैक्शन कहां पर हो जाएंगी? वो फोकस पर। तो जो भी यहाँ पर आपका जो है ना, इनफाइनाइट डिस्टेंस अपार्ट जो आपका ऑब्जेक्ट है, उसकी ये इमेज बन जाएगी इसके फोकस पर, ऑब्जेक्टिव लेंस के फोकस पर। अगर हम फाइनल इमेज कहां बनाना चाहते हैं? फाइनल इमेज बनाना चाहते हैं हम कहां पर? इन्फिनिटी पर, यानी नॉर्मल एडजस्टमेंट हो। तो नॉर्मल एडजस्टमेंट में क्या करेंगे बेटा? क्या ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकस आई लेंस के फोकस से कौन साइड करना चाहिए? क्योंकि जब इसके फोकस पर ऑब्जेक्ट होगा आई लेंस के पर, तभी जो है ना इमेज कहां पर बनेगी? इन्फिनिटी पर। तो ये इमेज इन्फिनिटी पर बनने के लिए कि ऑब्जेक्टिव लेंस और आई लेंस के फोकस दोनों क्या करने चाहिए? कॉन्साइड कर जाने चाहिए। देखिए कोर्स ऑफ रे में क्या होगा? ये रेज आ रही है आफ्टर रिफ्रैक्शन, ये कहां पर? एक पॉइंट पर मिलती है, फोकस पर। यहां से ये रे गई ऐसे, फिर ये आफ्टर रिफ्रैक्शन ये कहां से पास कर जाएगी? अब ये वैसे पैरेलल ले लेते तो फोकस से ही पास करती। ये दूसरी रे गई है, ये भी ऐसे पास करेगी, और ये पीछे बढ़ाएंगे तो ये पैरेलल हो जाएंगे, यानी इन्फिनिटी पर जाकर के मिलेंगी। तो ये इमेज फॉर्मेशन का जो केस है वो कैसा है कि आपकी कहां पर नॉर्मल एडजस्टमेंट है? ये क्या है बेटा आपका? नॉर्मल एडजस्टमेंट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? नॉर्मल एडजस्टमेंट। नॉर्मल एडजस्टमेंट में कहां पर होती है? फाइनल इमेज कहां पर होती है? इन्फिनिटी पर। फाइनल इमेज एट इन्फिनिटी। ठीक है। अब देखिए, मैग्नीफाइंग पावर हमने बता दिया आपका क्या होता है। इट इज द रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय द, क्या है आपका? फाइनल इमेज टू द ऑब्जेक्ट एट अवर आई व्हेन बोथ आर प्लेस्ड इनफाइनाइट डिस्टेंस अपार्ट। अब देखिए,
तो ये एंगल यहाँ से बनना है, जो है मान लीजिए ऑब्जेक्ट का यहाँ पर एंगल बनना है अल्फा, और ये जो इमेज बना रही है वो एंगल बन रहा है आपका बीटा। यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, ये इमेज बना रही है, और फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर जा रही है, तो ये एंगल बीटा ही बनेगा आपका। ठीक है, तो मैग्नीफाइंग पावर में आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, मैग्नीफाइंग पावर। देखिए बेटे, मैग्नीफाइंग पावर को m से रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपने m लिख दिया, और m की वैल्यू कितनी होती है, बीटा अपॉन अल्फा होती है कि नहीं होती है। ठीक है, अब बीटा और अल्फा जो है ना क्या है, स्मॉल एंगल्स हैं, तो इसको क्या लिखेंगे, नियरली इक्वल टू 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा हो जाएगा ये। ठीक है बेटे, अब पीछे देखिए, हम 10 बीटा और 10 अल्फा की वैल्यू निकालेंगे। देखिए ये कॉमन आ रहा है ना, तो यहीं से निकाल लेंगे 10 बीटा, तो 10 बीटा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका a डैश बी डैश अपॉन C2 बी डैश हो जाएगा, और 10 अल्फा कितना हो जाएगा, a डैश बी डैश अपॉन C1 F नॉट हो जाएगा। ठीक है बेटे, यहाँ तक इसकी पोजीशन, तो आप इसको लिख लीजिए, कितना हो जाएगा, कितना आ रहा था ये, A1 B1 अपॉन C1 F नॉट लिख लीजिए, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, A1 B1 अपॉन C2 F नॉट लिख लीजिए। ठीक है ना, और m की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटे, a डैश बी डैश अपॉन C1 F नॉट, यहाँ पर आ जाएगी C2 F नॉट अपॉन a डैश बी डैश, इससे कैंसिल हो गया। अब देखिए C2 F नॉट कितना है आपका, देखिए कैसे मेजरमेंट करेंगे, इधर लेंगे, तो डिस्टेंस इस इधर क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, तो माइनस ये क्या हो जाएगा Fe, और ये हो जाएगा आपका F नॉट। समझ में आ गया ना, तो हमारा क्या बचेगा, C2 F नॉट का मतलब है माइनस F नॉट अपॉन Fe। ये आपकी मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला हो गया। ठीक है बेटे, तो m इज इक्वल टू F नॉट अपॉन Fe। ये मैग्नीफाइंग पावर होती है नॉर्मल एडजस्टमेंट में, यानी फाइनल इमेज जब आपकी कहाँ पर बन रही होती है, इन्फिनिटी पर। तो ये रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है, उसकी क्या होती है, मैग्नीफाइंग पावर है। ठीक है बेटे, अब इस केस में डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आई लेंस निकाला जाए, यानी एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो यहाँ से यहाँ तक एफ नॉट, और ये आपकी एफ ई। तो एल की वैल्यू अगर यहाँ पर लिखी जाएगी, तो इस केस में एल कितना हो जाएगा, एल हो जाएगा आपका एफ नॉट प्लस एफ ई। ये भी काफी जरूरी है ना, क्यों क्या है, क्वेश्चन कई बार इसी के ऊपर बेस्ड होते हैं। तो ये आपकी लेंथ ऑफ द ट्यूब बोल देते हैं इसको, या सेपरेशन बिटवीन द ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आई लेंस, कुछ भी बोल दीजिए आपका। ठीक है, अब यहीं पर हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि अगर मान लीजिए फाइनल इमेज आपकी कहां पर बन रही है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बन रही है, तो दूसरा केस इसका लेंगे, इफ द फाइनल इमेज इज एट डी, डी का मतलब लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, तब इसकी मैग्नीफाइंग पावर, देखिए बेटा फिर यहां से समझ लीजिए इसको, कि अब जो है ना क्या है, इसके द्वारा ऑब्जेक्टिव लेंस के द्वारा इमेज तो हमेशा ही कहां एफ नॉट पर बनेगी, पर एफ नॉट अब कहां पर लाई करना चाहिए, आई लेंस के ऑप्टिकल सेंटर और फोकल, यानी इसका एफ ही यहां पर कहीं होगा, तभी इसकी डिस्टेंस का इमेज कहां पर बनेगी, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बनेगी। यानी अब एफ नॉट कहां पर लाई करेगा, आई लेंस के ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में लाई करेगा। ठीक है बेटा, तो अब देखिए इस केस में जो है ना मैग्नीफाइंग पावर कितनी आ जाती है, तो ये हो जाती है माइनस एफ नॉट अपॉन एफ ई, बस यहाँ पर 1 प्लस एफ ई अपॉन कैपिटल डी आ जाएगा। ये मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला है, प्रूफ की जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ फॉर्मूले पे ध्यान देना है आपको। ये मैग्नीफाइंग पावर हो जाएगी जब फाइनल इमेज कहां पर बनेगी, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर, और उस केस में एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एल की वैल्यू हो जाएगी बेटा, एफ नॉट तो रहेगा ही रहेगा, एफ ई की जगह पे यू ही आ जाएगा आपका, क्योंकि अब तो वो एफ ई रहेगा नहीं। ये आपके इन्हीं पर सब जो है ना क्वेश्चन आप करके पूछे जाएंगे। ठीक है, अब देखिए बेटा, ये टेलीस्कोप कैसा था, रिफ्रैक्टिंग टाइप, तो इमेज रिफ्रैक्शन के द्वारा बन रही है। तो इस तरीके की जो इमेज फॉर्म होती है उसमें दो तरीके के डिफेक्ट आ जाते हैं। वो डिफेक्ट हैं
क्रोमेटिक एब्रेशन और स्फेरिकल एब्रेशन। क्या आ जाते हैं जो डिफेक्ट होते हैं वो क्रोमेटिक एब्रेशन और स्फेरिकल एब्रेशन। ठीक है, क्रोमेटिक एब्रेशन क्यों होता है? क्रोमेटिक एब्रेशन का कारण है कि जो आपकी लेंस मेकर्स फॉर्मूला पढ़ाया था ना हमने, तो 1/f की वैल्यू कितनी आती है? म्यू माइनस 1 में यहाँ थोड़ा समझा देता हूँ, 1/r1 माइनस 1/r2। अब देखिए डिफरेंट कलर की क्या होती है, डिफरेंट वेवलेंथ होती है, तो डिफरेंट वेवलेंथ के लिए क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट होगा, तो उसके लिए फोकल पॉइंट डिफरेंट होंगे, यानी डिफरेंट कलर एक जगह पर क्या है, फोकस नहीं हो पाते हैं, और डिफरेंट कलर डिफरेंट पोजीशंस पर फोकस होते हैं, तो इसी को क्या बोलते हैं, क्रोमेटिक एब्रेशन। ये किसकी वजह से आता है? लेंस के द्वारा इमेज फॉर्म होती है रिफ्लेक्शन के। दूसरा डिफेक्ट आता है इसमें जो है ना, स्फेरिकल एब्रेशन। अब स्फेरिकल एब्रेशन कैसे आएगा? देखिए स्फेरिकल एब्रेशन का कारण क्या है, ये लेंस है मान लीजिए आपका, तो इसके जो है ना बिल्कुल जो प्रिंसिपल एक्सिस के पास वाली जो रेज होंगी उनको क्या बोलते हैं हम? पैरेलैक्स रेज, पैरेक्सियल रेजेस बोलते हैं, और जो दूर होती है उनको बोलते हैं मार्जिनल रेजेस। अब मार्जिनल रेजेस अलग पोजीशन पर क्या होती हैं, आपके फोकस करती हैं, और जो आपकी पैरेक्सियल रेज होती हैं, जिन्हें समझ में आ रहा है, विच आर वेरी क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस, वो दूसरी पोजीशन पर, तो इनकी पोजीशन ही जो है ना क्या हो जाती है, अलग अलग हो जाती है। तो इस तरीके की जो इमेज फॉर्म होती है उसमें उस डिफेक्ट को क्या बोलते हैं, वो एक जगह पर नहीं होगी, फैल जाएगी उसमें, उसको बोलते हैं हम स्फेरिकल एब्रेशन। तो इसका मतलब क्या है कि देयर आर टू डिफेक्ट्स। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप के द्वारा जो इमेज बनती है उसमें दो तरीके के डिफेक्ट आ जाते हैं, एक क्रोमेटिक एब्रेशन, दूसरा स्फेरिकल एब्रेशन। ये मैंने बता दिया है। अब देखिए इनको कैसे रिमूव किया जा सकता है। अगर लेंस को हम मिरर से रिमूव कर दें तो ये वाली तो दिक्कत खत्म हो जाएगी आपकी। और दूसरा क्या है कि जो लेंस है हमारा, उसको अब अगर हम क्या बना दें, इस तरीके से बना दें, मिरर जो लें वो पैराबोलिक मिरर ले लें आपका, तो हमारी क्या होंगी, जो मार्जिनल रेज थी वो ऑटोमेटिकली वैसी कट हो जाएंगी। तो स्फेरिकल एब्रेशन को मिनिमाइज कर लिया जाता है, और क्या कहते हैं, क्रोमेटिक एब्रेशन को कंप्लीटली खत्म कर दिया जाता है। तो ये टेलीस्कोप क्या कहलाता है आपका? रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। समझ में आ रहा है? यानी यहां पर जो इमेज किससे बन रही है, रिफ्लेक्शन के द्वारा बन रही है। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप हो गया। ठीक है, आ रहा है समझ में? ये न्यूटन ने जो है ना सबसे पहले दिया था इसका, इसको क्या है, कैसगेरियन टाइप टेलीस्कोप भी बोलते हैं। तो इसमें देखिए होता क्या है कि ये आपका ऑब्जेक्टिव मिरर है जो हमने ले लिया है, पैराबोलिक है। ये दूसरा एक सेकेंडरी मिरर है। अब यहां से जो रेज पैरेलल आ रही है वो यहां से रिफ्लेक्शन के बाद कहां पर जाएंगी, वो फोकस पर मिलनी चाहिए, लेकिन उन्हें यहाँ पर एक दूसरा लेंस, वो दूसरा मिरर मिल जाता है, और फिर यहां से रिफ्लेक्ट होकर के वो सीधी हमारी आई लेंस या आई पीस में चली जाती है। ठीक है, अब इसके द्वारा बिल्कुल इमेज फॉर्मेशन क्लियर हो गई होगी आपकी। तो इसमें क्या होता है कि जो रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप है, इसके द्वारा जो इमेज बनती है तो वो क्या होती है, क्रोमेटिक एब्रेशन से फ्री होती है, और स्फेरिकल एब्रेशन को मिनिमाइज कर दिया जाता है उसमें। तो इसमें यूज क्या करते हैं हम, ऑब्जेक्टिव मिरर जो होता है वो पैराबोलिक कॉनकेव मिरर होता है। लार्ज अपर्चर का क्या होता है, पैराबोलिक कॉनकेव मिरर होता है। इज दैट क्लियर? और ये कैसा मिरर है, ये कॉन्वेक्स मिरर है। तो ये कैसा है, इस पे लिख देते हैं चाहेंगे तो यहां पर, ये कैसा है, पैराबोलिक कॉनकेव मिरर। ठीक है बेटा, और ये कैसा है, ये तो आपको देख ही लिया होगा, ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है। इज दैट क्लियर? अब आपकी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब देखो नॉर्मल एडजस्टमेंट में जो है ना मैग्नीफाइंग पावर कितनी होती थी, एम की वैल्यू कितनी पढ़ते थे हम, -f0/fe। अब f0 की जगह पे क्या है, जो ऑब्जेक्टिव लेंस है वो किससे रिप्लेस कर दिया है, मिरर से। तो यहाँ पर इसकी जगह पे क्या लिख लेंगे आप, r/2 लिख लेंगे, r/2/fe। ठीक है ना, माइनस साइन, ये लेंस तो यहीं, इमेज तो यहीं पर बन रही है ना इसके द्वारा। तो ये आपकी मैग्नीफाइंग पावर हो जाएगी रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप के केस में। कहीं कोई दिक्कत? मेरा ख्याल है आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, इज दैट क्लियर? ये तो माइनस साइन एफ ई की वजह से आ रहा था, इसलिए मैंने इसको रिमूव नहीं किया है, पर आप समझ गए होंगे। ये आपका हो गया रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। अब बेटा ये टेलीस्कोप की कहानी खत्म होती है, समझ में आ गई बात?
जो भी आपके क्वेश्चंस आएंगे वो काफी डायरेक्ट फॉर्मूले पर होते हैं बोर्ड के लिए। एंट्रेंस में थोड़े से अच्छे क्वेश्चन होते हैं, तो मैंने एनसीईआरटी के 2 अच्छे क्वेश्चन जो है ना यहाँ पर लिखे, इनको मैं कराने की कोशिश कर रहा हूं आपको, और इनको जरा देख लीजिए। देखिए इसका सॉल्यूशन। पहला क्वेश्चन है, ए स्मॉल टेलीस्कोप हैज एन ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 140 सेंटीमीटर एंड आई पीस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। क्या क्या गिवन है आपको वो देख लीजिए। तो ऑब्जेक्टिव लेंस यानी एफ नॉट दिया हुआ है। एफ नॉट कितना है बेटा? 140 सेंटीमीटर। एफ ई कितना है बेटा? एफ ई दिया हुआ आपका 5 सेंटीमीटर। देख रहे हो ना कि ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ कितनी ज्यादा है और आई लेंस की बहुत ही कम है। अब क्या बता रहा है वो? viewing distant objects when the telescope is in normal adjustment, फाइनल इमेज इंफिनिटी पर। तो आपको क्या निकालनी है? आपको इसकी मैग्नीफाइंग पावर। तो ए के लिए मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला क्या हो जाता है? माइनस एफ नॉट अपॉन एफ ई। देखिए भाई साहब, माइनस एफ नॉट कितना है? 140 अपॉन 5। कुछ करना ही नहीं है। क्या हो गया भाई? -2 और ये 28। ये इतनी मैग्नीफाइंग पावर हो गई। इसकी तो कोई यूनिट नहीं आएगी, दोनों सेम यूनिट है। अब दूसरे केस में मैग्नीफाइंग पावर, जब फाइनल इमेज कहां पर बन रही है आपकी? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या बताया था हमने? माइनस एफ नॉट अपॉन एफ ई 1 प्लस एफ ई अपॉन कैपिटल डी। अब देखिए बेटा, डी के बारे में तो आपको पता ही है, 25 सेंटीमीटर वहां दिया हुआ है, बाकी सब आपको पता ही था। तो चाहो तो यहीं पर लिख लो डी 25 सेंटीमीटर, काम खत्म। अब देखिए वैल्यू डाल दीजिए, -140 अपॉन 5 तो हो ही गया ना यहाँ पर। 1 प्लस एफ ई की वैल्यू कितनी थी बेटा? 5, और डी कितना है? 25। तो कितना आ जाएगा? 5 टाइम्स कट गया यहाँ से। तो 5 और ये कितना हो जाएगा आपका? -28 इंटू 6/5। ठीक है, ये आपका हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मैग्नीफाइंग पावर। आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये -28 इंटू 1.2, ठीक है ना? इतनी आपका आंसर आ जाएगा। कर लेंगे ना इसको। ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया जो डायरेक्ट फॉर्मूले पर था। अब जरा इस क्वेश्चन को देख लीजिए। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, काफी एंट्रेंस के हिसाब से। थोड़ा देखिए, समझिए। कह रहा है कैसे ग्रेन टेलीस्कोप, इसको कैसे ग्रेन भी बोलते हैं, मैंने बोलता है ना, जो रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप है, यूजेस 2 मिरर्स एज शोन इन द फिगर। इस फिगर में मैंने बताया 2 मिरर यूज हो रहे हैं, एक ऑब्जेक्टिव मिरर, एक सेकेंडरी। ये आपका मिरर दिया हुआ है। सच ए टेलीस्कोप इज बिल्ट विद ए मिरर्स ऑफ 20 मिलीमीटर अपार्ट, यानी इन दोनों का सेपरेशन 20 मीटर है। समझ में आ गया बेटा? 20 मिलीमीटर, नॉट मीटर। इन दोनों का सेपरेशन 20 मिलीमीटर है। इफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ लार्ज मिरर इज 220 मिलीमीटर, यानी इसकी कितनी है? लार्ज मिरर की ऑब्जेक्टिव को, तो इसको लिख लेंगे R1। R1 220 है, तो यहां से F1 कितना हो जाएगा? 220/2, तो 110 सेंटीमीटर हो जाएगा। इस वाले की कितनी दी हुई है भाई साहब? R2। तो R2 देख लीजिए कितनी दी हुई है? 140। तो 140, तो F2 कितना हो जाएगा? इसकी फोकल लेंथ लिख लेंगे, तो 140 अपॉन 2, तो ये आपका 70 आ गया। ठीक है, अब आपको फोकल लेंथ पता लग गई इन दोनों की। क्लियर है? अब देखिए रेज कहां से आ रही हैं? काफी दूर से आ रही हैं, पैरेलल है आपके, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के। तो ये आफ्टर जो है ना क्या होगा? यहां से रिफ्लेक्शन होगा, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये फोकस पर मिलती है ऑब्जेक्टिव मिरर के पर। लेकिन चूंकि दूसरे रास्ते में क्या मिल गया इसको? सेकेंडरी मिरर, तो यहीं से रिफ्लेक्ट हो गई। तो इस वाले मिरर के लिए जो है ना, अब ऑब्जेक्ट की पोजीशन देखनी पड़ेगी। तो इसके द्वारा इमेज कहां पर बननी चाहिए थी आपकी? इसके द्वारा इमेज बननी चाहिए थी 110 सेंटीमीटर पर। अब इन दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है? 20 मिलीमीटर। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा, ये मिलीमीटर में ही है, ऑल द यूनिट्स आर इन मिलीमीटर। तो ये तो और थोड़ा अच्छा हो गया, दिक्कत नहीं होगी, नहीं तो सब्ट्रैक्शन में दिक्कत होती है। मुझे सेंटीमीटर लग रहा, हाँ ये बहुत अच्छा हो गया। ये मिलीमीटर है, क्या है ये? मिलीमीटर, और ये भी मिलीमीटर ही है। ठीक है बेटा, अब ये थोड़ा आसान हो गया। ये हम यहाँ पर लिख देते हैं इसको मिलीमीटर, और ये भी मिलीमीटर। समझ में आ रहा है? अब आ गया, ठीक है। देखिए,
तो u की पोजीशन क्या बन जाएगी? u की पोजीशन बन जाएगी बेटा f1 माइनस इस सेपरेशन जो आ रहा है इनका 20, तो f1 कितना था आपका 100, 10 माइनस 20, तो u 90 मिलीमीटर हो गया भाई, बहुत बढ़िया। अब क्या है, निकाल लीजिए, फॉर्मूला लगा दीजिए, 1/v, मिरर से इमेज बन रही है तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब f कौन सा लगेगा यहाँ पर, f2 लगेगा, क्योंकि इमेज तो इसी के द्वारा फाइनल बन रही है। बस यही समझ में आना चाहिए, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को कराया है, नहीं तो ये क्वेश्चन बहुत लोगों को कंफ्यूज कर देता है। प्लस 1/, अब u की वैल्यू कितनी डालेंगे भाई हम, u कितना है हमारा 90 इज इक्वल टू 1/f2 कितना है, f2 इज 70, तो ये f2 की वैल्यू डाल देते हैं हम यहाँ पर, ठीक है ना। कितना हो गया इसके लिए 70, तो v 1/v की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/70 माइनस 1/90। भाई ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब इसका क्या ले लेंगे हम, इसका ले लेंगे एलसीएम, ठीक है, कितना आ जाएगा 630 आ गया, तो यहाँ पर कितना बन जाएगा 90 और यह माइनस 70। ठीक है भाई, क्लियर है, कितना बन गया 20/630, इससे कैंसिल हो गई, तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देयरफॉर v इज इक्वल टू 63/2, तो कितना हो जाएगा ये 31.5 मिलीमीटर, तो इधर ही बनेगी 31.5 मिलीमीटर, ठीक है ना। ये आपका इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। देखो बेटा, आज का जो है ना लेक्चर हम यहीं पर करते हैं, क्योंकि हमारी पूरी ऑप्टिक्स कंप्लीट हो चुकी है। तो जो लोग भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं वो प्लीज इसको सब्सक्राइब करिए चैनल को, और शेयर भी करिए, ठीक है ना, और लाइक भी करिए। मैंने काफी इंफॉर्मेटिव जो है ना इंफॉर्मेशन इसमें प्रोवाइड की हुई है, और मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जो लोग भी हमारे ऑप्टिक्स के ये 17-18 लेक्चर जितने भी गए हैं, इनको अच्छे से देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, तो वो उनके बहुत अच्छे मार्क्स बोर्ड में आएंगे ही आएंगे, और एंट्रेंस में भी वो ये काफी हेल्पफुल होंगे। तो फिर मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जिन लोगों ने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।